टॉपिक है ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें पहले मैं समझा देता हूँ क्या क्या रहेगा केसेस के अंदर। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कैसे हो सकता है। एक तो हर्षप्रंग होता है, ये ना चाइल्डहुड मतलब जो बच्चा पैदा होता है ना, 1 साल तक में अपन को दिख जाएगा, मतलब बहुत कम एज में दिख जाएगा, कुछ सालों में। दूसरा होगा हर्निया की वजह से। हर्निया हो गया अगर, ये मान लो बाउल अपना, ठीक है, हर्निया हो गया, ऐसे बाहर निकल गया, स्ट्रेंगुलेशन हो गया, इधर से बंद हो गया, तो अपना जो फीसिस है वो आगे नहीं जा पाएगा, इस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा हर्निया का। थर्ड हो सकता है एडिशन। एडेशन, इसमें क्या होता है कि अपना जीआईटी में कोई भी सर्जरी होगी ना, तो इस वजह से यहाँ ऐसे जो ल्यूमन होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे एडेशन बन जाता है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये एडेशन हो गया। फोर्थ कॉज इसका हो सकता है कैंसर। ठीक है, ल्यूमन के अंदर कोई भी कैंसर बन गया, उस वजह से हो सकता है। उसके अलावा ठीक है, और फिफ्थ एक हो गया अल्सर। क्रॉनिक अल्सर हो रहा है किसी को, तो अल्सर हो के और इधर स्ट्रक्चर बना देगा, ऐसे बंद हो जाएगा ल्यूमन, तो उस वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो मेनली 5 कॉज है अपने केसेस के अंदर। अपन चालू करेंगे जो केस फर्स्ट फिफ्थ केस है, उसके अंदर हर्षप्रंग का केस है। तो उसके अंदर क्या चाइल्ड की केस आएगा कि कोई बच्चा है, उसको है ना फिसिस आना बंद हो गया है, ये सब का केस आएगा। ऑब्स्ट्रक्शन के कुछ सिम्टम होते हैं जिससे अपन पहचानेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन का केस है। उसके अंदर एक तो स्प्लैश नॉइज़ दिया होगा, वॉइस दिया होगा, ठीक है। हाँ, उसमें क्या होगा कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, आधा अधूरा है, पूरा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो यहाँ पे फीसिस बहुत सारी इकट्ठी होगी तो प्रेशर बढ़ाएगी, धीरे धीरे ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो एक साथ में वो निकलेगा, तो जो नॉइज़ आएगी वो स्प्लैश नॉइज़ आएगी। और दूसरा होएगा कि रेक्टम होगा ना, वो एम्प्टी होगा। रेक्टम क्यों एम्प्टी होगा? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो रेक्टम तक जा ही नहीं पाएगा फीसिस, ठीक है, इसलिए रेक्टम एम्प्टी होगा। और क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो स्टूल या फिर फीसिस या फिर गैस, ये सब है ना नहीं जा पाएगी बाहर, मतलब पास नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये सब ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में दिया होगा अपन को। और एब्डोमेन डिस्टेंशन ये भी दिया होगा, एब्डोमेन डिस्टेंशन ये दिया होगा, ठीक है। और कुछ केस होंगे, वो होगा अपना इसका वाला एडेशन वाला। एडेशन वाले केस में क्या होता है, हिस्ट्री दी होती है, सर्जरी ऑपरेशन की सर्जरी दी हिस्ट्री दी होती है, ठीक है। ऑपरेशन या सर्जरी की हिस्ट्री दी होगी, उसके सर्जरी ऑपरेशन के जस्ट बाद में अर्ली टाइम में एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसको बोलते हैं अपन गैस्ट्रिक पैरेसिस। इसमें क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। इसमें पैरालिसिस हो जाता है जीआईटी का, जिसके वजह से है ना पेरिस्टालसिस बंद हो जाता है। ये पेरिस्टालसिस नहीं होती इनके अंदर, जीआईटी के अंदर, इसलिए है ना वो फीसिस आगे नहीं बढ़ती है। इसका केस अपने है नहीं, ठीक है। और दूसरा होता है लेट। लेट बोले तो कुछ 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या फिर कुछ हफ्ते भर बाद, तब अपना आता है एडिशन। इसमें वही कि इधर इधर कुछ स्ट्रक्चर बन जाएंगे जिस वजह से पास होना बंद हो जाएगा फीसिस, ये सब रहा, ठीक है। इसके अलावा जो कैंसर के केस होंगे उनके अंदर क्या होगा अपन को, उसके अंदर एक तो अपन को चीज़ मिलेगी कि एक तो क्रॉनिक हिस्ट्री मिलेगी कुछ कि है ना अभी जस्ट चालू नहीं हुआ है, या तो कुछ ईयर्स से चालू हुआ है, ठीक है, या फिर ग्रेजुअली धीरे 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 हुआ, एकदम से नहीं हुआ। उसके अलावा हमें और है ना जो कैंसर का जो है ना वो होगा, जो कैंसर का जो मास होगा उसके ऊपर अगर अपन पेरिस्टालसिस देखेंगे तो पेरिस्टालसिस नहीं दिखेगा, क्योंकि पेरिस्टालसिस हमें मिलता है जीआईटी के अंदर, ल्यूमन के अंदर। तो जहाँ जीआईटी होगी वही पेरिस्टालसिस है। अगर जीआईटी के अंदर कैंसर है, इस कैंसर को अगर अपन सुनेंगे तो इसके अंदर पेरिस्टालसिस हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। ठीक है, हर्षप्रग मैंने बता दिया कि बच्चे वाला हिस्ट्री आएगा इसके अंदर, कि बच्चा उसके अंदर फीसिस नहीं आ रहा है। और जो हर्निया वाला जो केस होगा ना, उसके अंदर क्या होगा कि है ना प्रोट्रूजन दिखेगा। प्रोट्रूजन बोले तो उभार, कि ये जो जीआईटी का ल्यूमन है वो ऐसे बाहर आ गया तो अपन को बाहर से उभार दिखेगा, प्रोट्रूजन दिखेगा अपन को बाहर से पल्पेशन करने पर। इसके अलावा अगर है ना जो हर्निया है इसके इन्फेक्शन हो गया, फ्लैगमन बन गया वहाँ पर, तो है ना अपन को है ना इन्फ्लामेशन के साइन दिखेंगे, इन्फ्लामेशन के कॉलर डॉलर रूबर, वो सब कुछ अपन को दिखेगा। तो उसके हिसाब से है ना क्वेश्चन में हाइपरेमिक लिखा होगा, ठीक है। हाइपरेमिक दिखा लिखा होगा, इसके ऊपर अपन को पेन भी होगा,
इसके ऊपर है ना थोड़ा एडिमा भी हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है। तो ये सब कुछ अगर हर्निया के अंदर इन्फेक्शन हो गया, फ्लैगमेंट बन गया तो होगा। बाकी हर्निया के लिए प्रोट्रूजन दिखेगा अपन को, और ये सब चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन कराती है, इन्हीं सब के केस है। ठीक है, ये इतना हो गया, मेन पार्ट यही है अपना। अपन देखते हैं केस नंबर 5, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में देखो 15 साल का बच्चा दे रखा है, ठीक है। नॉन एग्जेशन ऑफ स्टूल एंड गैस, ये अपन को दे रखा है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, इसके अर्ली चाइल्डहुड की हिस्ट्री देखेगी, चाइल्डहुड मतलब बहुत छोटे एज की दी हुई है, तो उस बहुत छोटे एज में अपन हर्षप्रंग की तरफ जाते हैं कि हर्षप्रंग का केस होगा। इसको एनिमा देते थे, हर्षप्रंग में अपन एनिमा देते हैं ना, तो उससे डायग्नोसिस भी हो जाता है। अगर एनिमा को अपन की एनिमा नहीं जा रहा है, या फिर उसको अपन उसका उसका निकालेंगे, एक्सरे निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगी कहाँ तक ऑब्स्ट्रक्शन है। और अगर है ना वो हर्षप्रंग लाइट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो खुल भी जाएगा हर्षप्रंग, और रिलीफ भी हो जाएगा पेशेंट को, उसको फीसिस आ भी जाएगा, स्टूल आ जाएगा ऐसा। और स्प्लैश नॉइज़ दे रखी है, इसका मतलब हाँ, इसमें क्या हुआ है, इसमें स्प्लैश नॉइज़ क्यों नहीं है, क्योंकि स्प्लैश नॉइज़ है ना स्टार्टिंग में अगर कहीं है जीआईटी में कहीं पर, तो स्प्लैश नॉइज़ देगा। अब लास्ट में पूरा हर्षप्रंग में क्या होता है, इधर जो इनहिबिटरी न्यूरॉन होते हैं वो नहीं होते रेक्टम के उस एरिया में, तो यहाँ तक आ जाता है फीसिस, उसके बाद में नहीं आ रहा, आ ही नहीं रही है। तो इस वाले केस में हमें स्प्लैश नॉइज़ नहीं मिलता, सिर्फ हर्षप्रंग में, बाकी सब में दिखेगा हमें। ठीक है, बाकी क्योंकि बाकियों में जीआईटी के बीच में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वहाँ पर रुक गया एक जगह पर, बाद में आगे आ जाएगा। हर्षप्रंग में क्या इधर रुक गया, और इसके आगे कोई ल्यूमन नहीं है, इसके आगे सीधे बाहर लेटरिन आ जाएगी ऐसा, इसलिए इसके अंदर स्प्लैश नॉइज़ नहीं होती। और इसके अलावा रेक्टल एग्जामिनेशन पे हमें क्या दिखा, इसका जो टोन था वो इंक्रीज़ है, क्योंकि है ना स्पिंक्टर उसका बंद है, जो एनल कैनाल होगा वो बंद होगा उसका, रेक्टम का जस्ट जो एरिया होगा रेक्टम के पास का वो बंद होगा, तो उस वजह से स्पिंक्टर की टोन इंक्रीज़ हो रखी है। और एम्पुला इज़ एम्प्टी, ये एम्पुल जो है ना रेक्टम का एम्पुल की बात कर रहा है कि रेक्टम एम्प्टी जो मैंने बताया, उसके लिए रेक्टल एम्पुल भी लिखा हो सकता है, एम्पुल अकेला भी लिखा हो सकता है, तो रेक्टल एम्पुल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एम्प्टी इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन के अपन को क्या क्या चीज़ दिखी, एम्प्यूल एम्प्टी ऑब्स्ट्रक्शन, और स्टूल फीसिस नहीं आ रहे ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। अब ऑब्स्ट्रक्शन हर्षप्रंग ही क्यों है, क्योंकि चाइल्डहुड की बात कर रहा है और इंक्रीज इन टोन बता रहा है, ठीक है, इसलिए हर्षप्रंग है। ये हो गया हर्षप्रंग का केस। हर्षप्रंग जो है वो कंजेनिटल डिजीज़ है, ठीक है। इसके अंदर जो एनीमा है वो डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट दोनों का काम करेगा। डायग्नोसिस कब करेगा, अपन ने एनीमा डाला उसके, अगर कॉन्ट्रास्ट वाला एनीमा है तो उस एनीमा के बाद में अगर अपन ने फ्लोरोस्कोपी किया तो अपन को पता चल जाएगा किस लेवल तक ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि जीआईटी रेक्टम है, ठीक है। अगर यहाँ तक एनीमा चला गया, इतना एनीमा चला गया, मतलब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर दूसरा पेशेंट है उसका यहाँ तक गया, ठीक है, एनेमा उसका ऊपर खाली है, मतलब यहाँ तक उसका ऑब्स्ट्रक्शन है, ये पता चलता है डायग्नोसिस। और ट्रीटमेंट बोले तो एनेमा दिया तो उससे फीसिस आ जाएगी, क्योंकि है ना एनेमा की वजह से एनेमा थोड़ा, अगर थोड़ा सा भी इधर एरिया हुआ, थोड़ा सा भी गैप हुआ, तो एनेमा पीछे चला जाएगा, फीसिस को गला देगा, फीसिस निकाल देगा लिक्विड फॉर्म में, तो उसमें ट्रीटमेंट हो जाता है इसका। ठीक है, फिर ये देखो डायग्नोसिस में हमने हर्षप्रंग कर दिया है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन है एक इसके अंदर। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके डेफिनेशन में पैथोजेनेसिस क्या है, इसके गैंग्लियन सेल्स जो होते हैं ना वहाँ पर नहीं होते हैं रेक्टम के लास्ट वाले डिस्टल कोलन के अंदर, इसलिए ना रिलैक्स नहीं कर पाता कोलन। ठीक है, इसके डिफरेंशियल में हम क्या डाल सकते हैं, ये सब कुछ है ना, ये सब ये डिफरेंशियल में डाल सकते हैं, ये जितने भी है ये डिफरेंशियल में हम लिख सकते हैं। बच्चे को इंटरसेप्शन होता है तो ये भी लिख सकते हैं, वॉल्वुलस भी लिख सकते हैं, और मेनली ये अगर इतना याद कर लोगे तो भी काफ़ी है। एडिशनल टेस्ट, अब बेरियम एनीमा एनीमा हम कर ही रहे, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट दोनों के लिए, ठीक है, ये बता चुका। बायोप्सी किस चीज़ की करेंगे कि है ना जो ल्यूमन है ना जीआईटी है, तो इस वॉल का अपन बायोप्सी लेंगे, इसके अंदर अपन देखेंगे कि गैंग्लियन सेल है या नहीं है। गैंग्लियन सेल रिलैक्स कराएगा उसको, तो वो रिलैक्स कराने वाले सेल नहीं है, इसलिए रिलैक्स नहीं हो रहा, तो उसके लिए बायोप्सी करेंगे। मैनोमेट्री ये हमें टोन देखने के लिए करेंगे कि वो है ना कॉन्ट्रैक्टेड टोन में है या रिलैक्स टोन में, वो सब देखने के लिए मैनोमेट्री करेंगे। तो हर्षप्रंग में कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्टेड टोन में होगा वो। फर्स्ट एड में हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक तो देंगे। एंटीबायोटिक क्यों देंगे कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कि जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ इन्फेक्शन है, ठीक है। और डिकम्प्रेशन करेंगे, क्योंकि जो बच्चे का फीसिस है वो बहुत सारा इकट्ठा हो गया उसके पेट में, तो उसका पेट डिस्टेंशन होने लगेगा, तो उस वजह से हम डिकम्प्रेशन करेंगे, मतलब उस पूरे जो भी है पानी या फीसिस जो भी उसको बाहर निकाल देंगे, डिकम्प्रेशन कर देंगे। और सर्जिकल ट्रीटमेंट किस किस में सर्जरी करेंगे, अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो गया, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या था, एनेमा एनेमा फेल हो गया तो उसे हम बोलेंगे उसको हम सर्जरी करेंगे। एनेमा हम क्या करते हैं,
कि रेक्टम से हम एनिमा अंदर डालते हैं, मतलब एक लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है वो अंदर डालते हैं जो फीसिस को बाहर निकाल देता है, ये है एनिमा। ये फेल हो गया तो हम सर्जरी करेंगे। सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सीवियर कि बिल्कुल फीसिस बाहर नहीं आ रहा, एनिमा करने से भी नहीं आ रहा, तो करेंगे। और टॉक्सिक मेगाकोलोन, ये एक इन्फेक्शन है कि अगर है ना इसमें है ना जो मेगाकोलोन होता है ना वो बड़ा हो जाता है और इन्फेक्शन के होने चांस बढ़ जाता है, तो उनमें करेंगे हम ट्रीटमेंट सर्जिकल। अब सर्जरी में हम क्या करेंगे, जो एक गैंग्लियोनिक पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर गैंग्लियन नहीं थे, हाँ, उस एक गैंग्लियोनिक पार्ट को हम रिसेक्ट कर देंगे, काट के निकाल देंगे, क्योंकि ये कंजेनाइटिव डिजीज़ है तो हम इसमें गैंग्लिया डाल नहीं सकते, तो उसमें निकालना ही एक अपना लास्ट ट्रीटमेंट है। और कोलोस्टॉमी, अगर मान लो अपने पास फ़िलहाल टाइम नहीं है या फिर पेशेंट के पास टाइम नहीं है या फिर उसको अभी लेट कराना है, उसके पेरेंट्स की जो भी लेट कराने की इच्छा है ऐसा, तो हम क्या करेंगे, कोलोस्टॉमी, इधर एक छेद बनाएंगे और उधर से एक बैग अटैच कर देंगे, तो बच्चे का जो भी फीसेस होगा वो उस बैग के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ये कोलोस्टॉमी होता है। अब पुल थ्रू प्रोसीजर, इसमें क्या होता है कि जो हमने ये था, ठीक है, एनस है और यहाँ ये वाला पार्ट ख़राब है, तो इस पार्ट को हमने रिसेक्ट करके निकाल दिया और इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये सब करते हैं पुल थ्रू प्रोसीजर के अंदर। और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ये लगभग हर एक में होता है, ठीक है, क्या क्या लगभग हर एक में होता है। एनास्टोमोसिस, दो ट्यूब को हमने जोड़ा है तो इसको एनास्टोमोसिस कहते हैं, तो एनास्टोमोसिस का लीकेज हो रहा है, ठीक है, ये किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है, इन्फेक्शन किसी में भी हो सकता है, ब्लीडिंग किसी में भी हो सकता है। और ये बचा रेक्टल प्रोलैप्स, ये इसके अंदर होगा कि रेक्टम जो है वो बाहर, रेक्टम जो बाहर निकल जाएगा, रेक्टम एनस से बाहर निकल जाएगा, इसको बोलेंगे रेक्टम प्रोलैप्स। और इनकंटिनेंस, कि हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सही नहीं हुआ, तो है ना जो फीसिस है वो अपने आप बाहर निकल जाएगी इनवॉलेंट्री, बिना बच्चे की मतलब इच्छा के हिसाब से बाहर आ जाएगी फीसिस, तो उसे बोलेंगे इनकॉन्टिनेंस। लॉन्ग टर्म फॉलोअप में हम क्या करेंगे कि है ना, इसमें क्या करेंगे कि हमने जो ऑपरेशन किया वो क्या किया कि है ना, ऑपरेशन अगर सही नहीं हुआ तो उसका कॉन्स्टिपेशन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के भी चांस रहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए बाद में, तो उसके लिए हम फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप मतलब बाद में पेशेंट को वापस से देखने के लिए बुलाएंगे। इसमें अपन है ना एडेशन डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं कि ये भी हो सकता है। जो सेवंथ केस है ना, इस केस में एडेशन है प्लस हर्निया है, नहीं एडिशन नहीं, इसके केस में हर्निया है, ऑब्स्ट्रक्शन है प्लस हर्निया है। ठीक है, तो इस केस को हमने ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर पढ़ा है, क्योंकि पेशेंट को दिक्कत ऑब्स्ट्रक्शन की हो रही है हर्निया की वजह से, और इसमें हर्निया जो है ना केस के अंदर दिया हुआ है कि इसे हम हर्निया था, इसका हर्निया हमने ट्रीट किया, हिस्ट्री इसकी। और इसके केस को अपन एग्ज़ाम में इस चीज़ से पहचान सकते हैं कि इसमें लिखा कि फॉल्स इन्फ्रिंजमेंट, कि हमने जो है ना और इमेजनरी रिडक्शन जो हमने रिड्यूस किया था हर्निया को वो सही से नहीं किया, तो उस वजह से हर्निया अभी भी बना हुआ है ऑपरेशन के बाद में भी, उस हर्निया की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, इस मिनी क्वेश्चन से अपन पहचान सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें भी देखो अम्बिलिकल हर्निया ये हिस्ट्री में दे रखा है कि हर्निया हुआ इसको, और हर्निया का इनकार्सरेशन हो गया, इसका मतलब कि जो हर्निया था ना ये ऐसे हर्निया ये ल्यूमन से बाहर निकल गया ऐसे और इधर ही बंध चुका है, तो जो जो भी पार्ट है ये हर्निया वापस से अंदर नहीं जा पा रहा है, तो इसको हम इनकार्सरेशन बोलते हैं। तो इनकार्सरेशन हो गया तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जब इनकार्सरेशन होगा तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है हर्निया के अंदर। और अब्डोमेन इज स्वॉलन, ठीक है, स्वॉलन है इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है कोई ना कोई। और पॉजिटिव पेरिटोनियल सिम्टम, तो इसमें पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इसलिए पेरिटोनियल सिम्टम पॉजिटिव है। गैसेस डू नॉट लीव, ठीक है, गैसेस नहीं जा रही, फीसिस नहीं जा रही, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन का साइन है, तो इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है प्लस हर्निया है। तो इसमें हम लिखेंगे स्ट्रेंगुलेटेड अम्बिलिकल हर्निया कॉम्प्लिकेटेड बाय पेरिटोनाइटिस, क्योंकि पेरिटोनियल साइन पॉजिटिव थे, और साथ में यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये केस इनकार्सरेशन का केस है, तो इसके अंदर है ना ये जो हर्निया जो सैक है अंदर नहीं रिड्यूस नहीं हो जा रहा है, हो नहीं पा रहा, तो इस वजह से इसका है ना ब्लड वेसल जो है वो बंद हो सकती है, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है, इस वजह से है ना ये एक एमरजेंसी केस है, तो इसे हमें जल्दी से जल्दी रिड्यूस करना पड़ेगा, हम ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर है ना हम जो वायबिलिटी चेक करने के लिए हम तीन चीज़ें देखते हैं, वायबिलिटी मतलब कि इंटेस्टाइन जिंदा है या मर गया है उसके लिए, ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ देखेंगे हम कि है ना इसका कलर देखेंगे और इसका पेरिस्टाल्सिस देखेंगे, इसका पल्सेशन देखेंगे। कलर कैसा होना चाहिए, अगर पिंक है तो वायबल है, पेरिस्टाल्सिस पॉजिटिव है प्रेजेंट है तो वायबल है,
और पल्सेशन अगर है वो आर्टरीज़ की तो वायबल है। अगर इसका उल्टा अगर ब्लू कलर है या फिर पेरिस्टाल्सिस नहीं है या फिर पल्स नहीं है तो वो नेक्रोसिस हो गया उसका इंटेस्टाइन का, ठीक है। और फॉल्स इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है कि है ना, जो हर्निया उसका नेक्रोसिस नहीं हुआ है, ठीक है, इश्कीमिया नहीं है, नेक्रोसिस नहीं है। और इमेजिनरी रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि हर्निया है ना, लग रहा है कि रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होना मतलब अंदर चला गया, लेकिन असलियत में रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। ये दो चीज़ होती है। तो है ना, लग रहा है हमें कि रिड्यूस हो गया लेकिन रिड्यूस नहीं हुआ, तो इसका अपन क्या, इसका इसका मतलब दिक्कत क्या हो सकती है कि डॉक्टर को लगेगा कि रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसकी दिक्कत है। मेन सिम्टम क्या होता है इसके अंदर, पेन होगा, नोज़िया होगा, वॉमिटिंग होगा, एब्डोमेन डिस्टेंशन होगा क्योंकि एडिशन वो है ऑब्स्ट्रक्शन है, फीवर होगा, सिस्टम में इन्फेक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन है तो इन्फेक्शन है, और टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। ये सब कुछ हो सकता है। अब इसके क्लासिफिकेशन में देखें तो हम दो क्लासिफिकेशन डाल सकते हैं, रिड्यूसेबल, इनरिड्यूसेबल। रिड्यूसेबल क्या होता है, जिसमें हर्निया को अपन वापस से अंदर डाल सकते हैं, सैक को पूरा अपन ने इंटेस्टाइन को अंदर डाल दिया और उसको अपन ने सही कर दिया, सर्जरी कर दी, सुचर कर दिया। इरिड्यूसेबल को अपन इनकार्सरेटेड ही बोल सकते हैं कि उसे अपन रिड्यूस नहीं कर सकते, उसे हम वापस से अंदर नहीं डाल सकते, तो उसके लिए हमें है ना सर्जरी करनी पड़ेगी। और बाद में जो जहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, एडिशन बन रहा है, उस एडिशन को निकाल के बाद में उस सर्जरी के थ्रू हमें उसे अंदर डालना है, उसको इरिड्यूसिबल बोलते हैं। और ये एक एमरजेंसी केस है, इनकार्सरेटेड या इरिड्यूसिबल, ठीक है। नेक्स्ट केस हमारा केस नंबर 8। इसके अंदर लिखा है कि पहली बात तो ये ओल्ड एज है, ठीक है। एक कैंसर का एक रिस्क फैक्टर होता है, ओल्ड एज भी होता है। ओल्ड एज है इसका, और इसका स्टूल और गैस एक्सक्रीट नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन का केस है। मोर देन ए ईयर, क्रॉनिक हिस्ट्री आ गया तो कैंसर मोस्ट प्रोबेबली अपन सोच कर चलेंगे कैंसर हो सकता है। और टिम्पेनाइटिस मतलब जो टिम्पेनी दिख रही है, टिम्पेनी कब दिखती है, जब अपन है ना कोई एयर फिल्ड स्पेस होता है ना, एयर फिल्ड कैविटी, तो उसको हम जब अपन परकस करते हैं तो हमें टिम्पेनी सुनाई देती है, उसको हम टिम्पेनी बोलते हैं। तो ये टिम्पनी भी सुनाई देती है अगर है ना दो चीज़ में मेनली, अगर जीआईटी में टिम्पनी कहाँ कहाँ सुनाई देगी, जहाँ एयर है। एयर कहाँ होता है, या तो हर्निया हो तो, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो। ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो पूरे इंटेस्टाइन पे टिम्पनी सुनाई देगी, और हर्निया होगा ना तो है ना हर्निया के ऊपर भी सुनाई देगी और पूरे इंटेस्टाइन पे भी सुनाई देगी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है हर्निया की वजह से तो। और अगर ट्यूमर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है तो ट्यूमर के ऊपर हमें है ना टिम्पनी नहीं सुनाई देगी, लेकिन है ना जो बाकी का इंटेस्टाइन होगा वहाँ पे सुनाई देगी। तो देखो, टिम्पनी अगर है ना ऑब्स्ट्रक्शन है तो है ना बाकी का जो इंटेस्टाइन है ना पूरे इंटेस्टाइन पे सुनाई देगी, लेकिन जो ट्यूमर का पार्ट होना होगा ना उसके ऊपर नहीं दे सुनाई देगी, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर तो गैस है लेकिन ट्यूमर के अंदर गैस नहीं है, तो ट्यूमर में नहीं सुनाई देगी टिम्पनी। और जो हर्निया है तो हर्निया के अंदर भी वो इंटेस्टाइन ही है, तो उसके अंदर भी अपनी टिम्पनी सुनाई देगी। और रेक्टल एम्पुलाइज एम्प्टी, तो ये भी ऑब्स्ट्रक्शन का केस हो गया, ठीक है। तो इसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कैंसर की वजह से हो रहा है, ये अपन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तो क्रॉनिक हिस्ट्री है, ऊपर से ओल्ड एज है इसलिए। और इसमें कैंसर के हमें दो और कुछ और हिंट है कि लॉस ऑफ एपेटाइट है, जिसके अंदर इंक्रीज वीकनेस है, और लॉस्ट मोर देन 10 kg, ठीक है। तो लॉस ऑफ वेट विदाउट एनी रीज़न, तो उसका अपन कैंसर की तरफ हिंट जाता है अपन को, ठीक है। तो ये केस है मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म का, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन करा रहा है, क्योंकि इसके अंदर है ना हमें क्रॉनिक हिस्ट्री मिल रही है, ओल्ड एज है, वेट लॉस है, मेल न्यूट्रिशन है, इस वजह से, ठीक है। और एनीमिया भी दिख रहा है इसके अंदर। ये चार चीज़ें इनकी वजह से हम न्यूप्लाज्म या कैंसर सोच के चलेंगे। इसके लिए एडिशनल वर्कअप क्या करते हैं, सीटी स्कैन करेंगे, ताकि है ना सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी के लिए हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। और कोई एक्स्ट्रा अगर मैलिग्नेंसी कहीं और फैल गई है तो उसके लिए भी हम सीटी स्कैन करेंगे। और कॉलोनोस्कोपी करेंगे, कॉलोनोस्कोपी हम डायरेक्ट विजुलाइज करेंगे, सीधे हम उसको कैंसर को देख सकते हैं, उसका बायोप्सी ले सकते हैं। और कैंसर है तो हम ट्यूमर मार्कर करेंगे, CEA ट्यूमर मार्कर करेंगे यहाँ पर। और इमेजिंग स्टडीज़ में हम क्या करेंगे कि है ना कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए हम है ना इमेजिंग करेंगे जो कि CT है,
उसके अलावा एंडोस्कोपी से हम बायोप्सी और स्टेंट दोनों चीज़ कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या हम करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, आईवी हाइड्रेशन करेंगे, क्योंकि है ना पेशेंट को मेल न्यूट्रिशन है, तो हाइड्रेशन करेंगे उसे और न्यूट्रिशन भी देंगे आईवी, और डिकम्प्रेशन करेंगे। जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन के केस है वहाँ पे हमें है ना कंजर्वेटिव मेजर्स में हम डिकम्प्रेशन लिख सकते हैं। और एंटी एमेटिक देंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी वॉमिटिंग का केस होगा वहाँ पर एंटी एमेटिक दे सकते हैं हम कंजर्वेटिव में। और न्यूट्रिशन सपोर्ट, क्योंकि ये पेशेंट वीक है। इफ द पेशेंट डू नॉट इम्प्रूव विथ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, अगर है ना, हाँ, अगर पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से सही नहीं हुआ तो उसके अंदर हम सर्जरी करेंगे। और सर्जिकल ऑप्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर वो मैलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, कैंसर की वजह से, तो हम सर्जरी करेंगे। स्ट्रिक्चर है तो स्ट्रिक्चर को काटेंगे, स्ट्रिक्चर रिसेक्शन। एडिशन है तो एडिशियोलाइसिस करेंगे। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन फिर भी बंद नहीं हो रहा तो हम स्टेंट लगा देंगे। सर्जरी में ना, अगर फेलियर टू इम्प्रूव विथ कंजर्वेटिव थेरेपी है तो सर्जरी करेंगे, परफोरेशन के लिए, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, मैलिग्नेंसी के लिए। और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम सर्जरी करेंगे, ठीक है, क्योंकि है ना जो पेशेंट का जो न्यूट्रिशन है बहुत लो है। ठीक है, 9th केस है हमारा। इसके अंदर देखो अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड दिया है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड दिया हुआ है। इसके अंदर इसको गैस्ट्रोपैरेसिस था, ठीक है, इसके ये अपना ख़त्म हो गया है, क्योंकि है ना अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव में इसको गैस्ट्रोपैरेसिस था, जिसके लिए जो कि स्टॉप हो गया आफ्टर टेकिंग ड्रग स्टिमुलेशन, ठीक है। हाउएवर बाय द एंड ऑफ द 4th डे, अब 4th डे की बात हो रही है, इसके अंदर 4th डे को अगर हो रहा है पोस्ट ऑपरेटिव दिख गया अपन को, और 4th डे मतलब कुछ दिनों बाद में, तो इसका अपन एडेशन डायग्नोसिस रखेंगे। गैसेज स्टॉप लीविंग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन का केस है। पेरिस्टालसिस इंक्रीज ऑब्स्ट्रक्शन का केस है। रेक्टम एम्पुला इज एम्प्टी, रेक्टम तक फीसिस पहुंचा ही नहीं, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से, एडेशन की वजह से है, पोस्ट ऑपरेटिव एडेशन की वजह से। पोस्ट ऑपरेटिव एडेसिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज इसका होगा डायग्नोसिस, ठीक है। अब इसमें एडिशनल एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे, एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं। एक्सरे में हम क्या दिखेंगे, एयर फ्लूइड लेवल देखेंगे और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक है। इसमें एयर फ्लूइड लेवल में क्या होगा कि है ना, ऐसा अपन को लेवल दिखेगा, इसमें नीचे फ्लूइड होगा, ऊपर एयर होगा, ऐसा अपन को दिखेगा स्मॉल बाउल के अंदर। और सीटी स्कैन क्यों करेंगे हम, उसमें है ना लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है और कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ये दो चीज़ दिखेगी, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी यही है कि एक्सरे में क्या दिखेगा अपन को, एयर फ्लूइड लेवल दिखेंगे, लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और अदर कॉज जैसे कि वॉल्वुलस और इंटरसेप्शन, ये सब अगर है कॉज तो ये भी दिख जाएंगे एक्सरे के अंदर। और ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कैसे होता है, एक तो पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद में इन्फ्लामेशन से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर एरेशन बिटवीन बाउल लूप्स एंड एब्डोमेन वॉल, कि ये एब्डोमेन का वॉल है और ये अपना बाउल लूप है, ठीक है, ये जीआईटी का ल्यूमन है, तो ये ट्यूब के अंदर और इस वॉल के अंदर इन दोनों के बीच में अगर कनेक्शन बन गया तो उससे भी एडेशन हो सकता है। और अगर अपन ने कोई ड्रेन डाला है, ठीक है, कोई भी फॉरेन बॉडी या ट्यूब अपन डाली है अपन ने इसके अंदर, तो उस वजह से भी है ना ये हो सकता है एडेशन। और एडिशन की वजह से इस्कीमिया और बाउल डिस्टेंशन, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाउल का डिस्टेंशन हो जाएगा, और फिस्टुला, ये सब है ना सीवियर केस में हो सकता है। फिस्टुला में क्या होता है कि दो बाउल के अंदर ऐसे कनेक्शन बन जाता है, ऐसे दो बाउल कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसको अपन फिस्टुला बोलते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में वही डिकम्प्रेशन, हर ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर अपन डिकम्प्रेशन करेंगे। और आईवी फ्लूइड हर सर्जरी के केस में अपन आईवी फ्लूइड देते हैं, ठीक है। बाउल रेस्ट, क्योंकि है ना बाउल रेस्ट, ताकि है ना जो भी अपन ऑपरेशन कर रहे हैं तो है ना उस टाइम पे बाउल काम नहीं करेगा, तो अपन उस बाउल को रेस्ट देंगे, खाना नहीं खिलाएंगे पेशेंट को, और आईवी फ्लूइड्स देंगे उस जगह पर। अगर ये सब मेजर्स कंजर्वेटिव मेजर फेल हो गए तो अपन सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट कब कब करेंगे, अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो गया तो परफोरेशन है, मतलब सीवियर केस परफोरेशन या फिर इस्कीमिया नेक्रोसिस ये सब कुछ है तो करेंगे हम सर्जिकल ट्रीटमेंट। और प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, एंटी एडेसिव बैरियर्स, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ कुछ किया, हमने ट्रीटमेंट सूचर दिया, इंसिजन दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर एंटी एडेसिव बैरियर लगा दिया जिससे एडेशन ना बने, ठीक है। तो एंटी एडेसिव बैरियर लगा सकते हैं, और मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। दो टाइप की सर्जरी होती है, एक तो ओपन ओपन करेंगे, एक अपन करेंगे लेप्रोस्कोपी,
तो लेप्रोस्कोप से करेंगे वो है ना मिनिमम इन्वेजिव होगा, कि उसमें है ना ज़्यादा इन्वेजन नहीं कर रहे हैं हम बॉडी का, इसलिए। और पेशेंट को अर्ली मोबिलाइज करेंगे, जल्दी चलाना चालू कर देंगे उसे, और डाइट भी उसका जल्दी ही चालू कर देंगे सही होते ही। ज़्यादा रेस्ट नहीं देंगे, उतना ही रेस्ट देंगे जितना नीडेड है। केस नंबर 35। इस केस नंबर 35 में देखो है ना, इसको कन्वर्जन दे रखे हैं, मतलब कि इसको है ना वो सीज़र वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे सीज़र का जो कॉज है ना वो अपना है कि बहुत सारी वॉमिटिंग की इसने, तो वॉमिटिंग में अपना है ना इलेक्ट्रोलाइट लूज़ हो जाता है, अपना डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट लूज़ होने की वजह से अपना सीजर्स आ सकते हैं। वो इसका कॉज सीजर्स का, कन्वर्जन का। और पेन फॉर मैनी ईयर्स, इसमें पेन है, बहुत बहुत सालों से पेन है इसको। ठीक है, कोई मास या ये कॉन्स्टिपेशन बहुत सालों से नहीं, पेन बहुत सालों से है। अगर ये है ना केस कैंसर का होता ना, तो पेन की हिस्ट्री नहीं होती, कैंसर पेन नहीं देता। अगर ये पेन की हिस्ट्री है तो कैंसर ना होकर कोई और हिस्ट्री है, क्रॉनिक क्रॉनिक केस है लेकिन किसी और चीज़ का, कैंसर का नहीं है। ये तो ध्यान रखने का है। इसका वेट लॉस है, तो ये वेट लॉस इसका वॉमिटिंग से हो रहा है, कैंसर से नहीं, क्योंकि इसका पेन बहुत सालों से दे रखा है। अगर कैंसर होता तो पेन की हिस्ट्री नहीं होती इसको। तो है ना इसको है ना, और स्प्लैश नॉइज दे रखा है, तो इसको है ना वो तो है, ऑब्स्ट्रक्शन तो है, इतना तो हमको पता है। और जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो इसका एपिगैस्ट्रिक रीजन में, क्योंकि इसका जो पेन था वो भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में है, और जो स्प्लैश नॉइज है ये भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में अपना क्या पड़ता है, स्टमक पड़ता है। तो ये जो स्टमक है ना, तो स्टमक, ये ऐसा अपने स्टमक हुआ इधर तक, ये डुओडेनम हो गया। तो ये जो एरिया है ना पाइलोरस वाला, ये अपना एपिगैस्ट्रिक एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये या तो ये पाइलोरिक का स्टेनोसिस है या फिर डुओडेनम का, तो है ना कोई इन जगह पर एपिगैस्ट्रिक एरिया में इसका ऑब्स्ट्रक्शन है, जो कि है ना इसका ये सब वॉमिटिंग वगैरह करा रहा है। तो इसका हम डायग्नोसिस हमारा हो गया कि है ना गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, और मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू पेप्टिक अल्सर डिजीज़, जो कि क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। ठीक है, अल्सर की वजह से स्ट्रक्चर बन सकता है, एडिशन बन सकता है, और उस वजह से है ना स्टेनोसिस हो गया इसका गैस्ट्रिक आउटलेट का, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट, जो स्टमक से जो बाहर ले जाता है फूड उस पार्ट को। तो यहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, क्योंकि एपिगैस्ट्रिक रीजन के सब साइन दिए, पेन भी यहाँ का है, स्प्लैश नॉइज भी यहाँ पर है, और यहाँ पर है ना जो ये हाइपर पिगमेंटेशन जो आया है, ये भी अल्सर की वजह से आया है। इससे पहले हमने एक और केस किया था जहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन आता है, वो था हमारा पैंक्रियाटाइटिस में, जो कि था नेक्रोटिक पैंक्रियाटाइटिस। तो वहाँ पे भी हमें ये हाइपर पिगमेंटेशन दिखता है, और सेकंड टाइम ये हमें यहाँ पर दिखा है। ठीक है, क्रॉनिक अल्सर वाले केस में। और ये अल्सर था, अल्सर की वजह से स्ट्रक्चर बना, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। ये हमारा केस। और जो पेशेंट की कंडीशन है वो किस वजह से, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से है, जिसकी वजह से है ना इस पेशेंट को ये सीजर, अनकॉन्शियसनेस और टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये सब कुछ हो सकता है। अब नेक्स्ट केस है केस नंबर 38। केस नंबर 38 में भी हमें है ना ऑपरेशन की हिस्ट्री दे रखी है कि इसका ऑपरेशन कर रखा है। तो हमारा हम सोचेंगे एडिशन की तरफ, के एडिशन होने के चांस है। इसका जो वॉमिटिंग होता है उसके अंदर ईटन फूड पार्टिकल पूरे पूरे आ जाते हैं। एब्डोमेन डिस्टेंशन हो रहा है, डिस्टेंशन हो रहा है मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑपरेशन के बाद का दिया हुआ हिस्ट्री मतलब कि एडिशन होने के चांस है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड भी दिया हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इसको है ना पहले भी ऐसा हुआ था, तब इसको स्पास्मोटिक्स दिए थे हमने, जिसमें स्पास्मोस जिसमें हमने एंटी स्पाज्मोटिक्स दिए थे, जो कि स्पाज्मोलाइटिक होते हैं, जो कि स्पाज्म ख़त्म करेंगे, जो गैस्ट्रिक पैरेसिस हो रहा था ना उसे ख़त्म कर दिया था, लेकिन हमें वापस से ये सिम्टम आ रहे हैं। दिस टाइम द अटैक इज़ मोर डिफिकल्ट। ठीक है, पहले जो पोस्ट ऑपरेटिव अर्ली पीरियड में जो आया था उसमें उसमें गैस्ट्रिक पैरेसिस था, जो कि इस पर स्पाज्मोलाइटिक ड्रग से ख़त्म हो गया। तो वापस से जो आया है, जो दूसरी बार थोड़ा टाइम बाद आता है, वो एडिशन की वजह से होता है। इसमें देखो पेरिस्टालसिस ऑस्कल्टेड लिखा हुआ है, हाइपरट्रॉफिक स्कार लिखा हुआ, ट्रेसेस ऑफ फीसिस जो है बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ट्रेसेस फीसिस कम आ रहे हैं। और क्या नाम है, एब्डोमेन डिस्टेंशन है, इससे हमें ऑब्स्ट्रक्शन पता चल रहा है। और पोस्ट ऑपरेटिव दिए, इससे हमें एडिसिव ऑब्स्ट्रक्शन पता चल रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन वो एडिशन की वजह से है। तो इसका मेन जो डायग्नोसिस है वो है एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एडिशन फॉर्मेशन, ये है इसका मेन डायग्नोसिस। बाकी पॉइंट लगभग सेम है प्रीवियस केस के जैसे, कि एडिशनल वर्कअप में क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, सीटी करेंगे,
क्यों करते हो, पिछले केस में बता चुके हैं। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब क्यों देंगे, डिकम्प्रेशन करने के लिए, जो हर ऑब्स्ट्रक्शन में हम करते हैं, ये पहले बता चुके हैं। एक्सरे में हमें क्या दिखेगा, एयर फ्लूइड लेवल दिखेगा, डिस्टेंशन दिखेगा, और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन का कोई कॉज है या किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है वो सब दिखेगा एक्सरे पर। और जो पेरिस्टाल्सिस होता है, पेरिस्टाल्सिस अगेंस्ट द एडेशन, अगर एडेशन है उसके ऊपर पेरिस्टाल्सिस हो रहा है तो उससे हमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा। ठीक है। इनिशियल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। नेज़ोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, आईवी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट और बाउल रेस्ट, ये हम देंगे प्रोकाइनेटिक ड्रग, ताकि है ना वो आगे से आगे फीसिस बढ़ता रहे और पेरिस्टाल्सिस होती रहे। और सर्जरी किन में करेंगे, अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो गए या फिर इस्कीमिया दिख गया, ऐसा कुछ मतलब सीवियर केस कुछ दिख गया, या फिर परफोरेशन लिखा हो, परफोरेशन दिख गया, तो हम करेंगे इन सर्जरी। और सर्जरी में एडिशन लाइसिस, मतलब जो एडिशंस होंगे उनको हम तोड़ देंगे, काट देंगे। और अगर कोई बाउल का नेक्रोसिस हो गया है, ठीक है, तो उसको हम नॉन वायबल बाउल को हम डिसेक्ट कर देंगे, काट के निकाल देंगे। और प्रिवेंशन के लिए हम वही मिनिमल इन्वेजिव थेरेपी करेंगे, उसके लिए हम लेप्रोस्कोपिक करेंगे, और या फिर ओपन से ज़्यादा लेप्रोस्कोपिक को हम प्रीफर करेंगे, ताकि जितना कम टच करेंगे उतना कम एडिशन होगा, जितना सर्जन कम टच करेगा ल्यूमन को। और एडिशन बैरियर्स हम दे सकते हैं, और ये सब कुछ, और उसे जल्दी से जल्दी है ना उसे चलाने की कोशिश करेंगे, ये सब। अब केस नंबर 39, इसके अंदर देखो, परसिस्टेंट प्लेन इन और पार्ट्स ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। स्टूल रिटेंशन दिया हुआ है और फ्लैटुलेंस ये दिया, स्टूल रिटेंशन दिया हुआ मतलब ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, ठीक है। और पेनफुल है, थोड़ा सा फीवर हो रहा है इसको। और ये कब चालू हुआ, ये कैसे चालू हुआ ऑब्स्ट्रक्शन, वो दिया हुआ कि है ना ट्यूमर लाइक कोई एक प्रोट्रूजन निकला, एक उभार निकला जो कि ट्यूमर लाइक था, तो उसके बाद में इसे ऑब्स्ट्रक्शन होना चालू हुआ, ठीक है। और पेशेंट की कंडीशन है वो सीवियर है, तो इसे हम सर्जरी करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसका जो हार्ट साउंड है ना वो मफल्ड है। मफल्ड बोले तो क्यों मफल्ड है, क्योंकि वो फैट पर्सन होगा, इसलिए उसका फैट की वजह से हार्ट साउंड कम सुनाई दे रहे हैं। और वॉमिटिंग की वजह से उसका जो टंग का जो रूट है वो ब्राउन कोटिंग है उसके ऊपर, वॉमिटिंग की। वो एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड है, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन बताता है। एब्डोमेन इज स्वॉलन, ऑल डिपार्टमेंट पूरा एब्डोमेन स्वॉलन है। और पेरिटोनियल इरिटेशन है, तो ये पेरिटोनाइटिस भी बताता है हमें, वो वीकली पॉजिटिव है, ये कम है थोड़ा, पेरिटोनाइटिस है लेकिन बहुत कम पॉजिटिव है। और मेटेलिक टिंट आर अस्कल्टेड, ये मतलब जो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना तो खाली सा एब्डोमेन जो होता है ल्यूमन, तो उसके अंदर हमें मेटेलिक टिंट सुनाई देता है ऑस्कल्टेशन पे, जब स्टेथोस्कोप लगाएंगे तब। और स्प्लैश नॉइज दे रखा है, ये भी हमें ऑब्स्ट्रक्शन बताएगा। उसका नो स्टूल फॉर 2 days, ये भी हमें ऑब्स्ट्रक्शन बताएगा। और गैसेज डू नॉट पास अवे, गैस भी नहीं जा रही अब, तो ये हमें सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन बताएगा। यहाँ पे ये प्रोट्रूजन बताया ना, ये प्रोट्रूजन है ना, देखो हमें इस केस में दो चीज़ों पे हमारा डाउट जाता है कि क्या हो सकता है, या तो कैंसर होगा या फिर ये है हर्निया, ठीक है। तो इसमें जो कैंसर होगा ना, कैंसर ल्यूमन के अंदर की तरफ बढ़ता है, ऐसा रहता है जनरली, ठीक है। और जो हर्निया होगा वो बाहर की तरफ ऐसे बढ़ेगा, तो हर्निया जब बाहर की तरफ बढ़ेगा ना, तो हमें प्रोट्रूजन बाहर से हमें, जब अपन है ना पल्पेट करेंगे ना एब्डोमेन को, तो हमें बाहर की तरफ प्रोट्रूड ऐसा दिखेगा, हमें फील होगा, ठीक है। और ये ट्यूमर लाइक बोल रहे हो, ट्यूमर मतलब वही ट्यूमर लाइक बोल रहे हो उसे, ट्यूमर नहीं है। और इसके ट्यूमर लाइक के अंदर है ना, इसके अंदर भी 5 सेंटीमीटर का कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हाइपर एमिक और एडिमेटस है। हाइपर एमिक और एडिमेटस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लामेशन है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो ये हर्निया निकल रहा है, इस हर्निया के अंदर फ्लैगमन बन चुका है, ठीक है, इन्फेक्शन हो चुका है, पस बन चुका है इसके अंदर। तो ये हाइपर एमिक और एडिमेटस दिख रहा है हमें हर्निया के अंदर। और जो है हर्निया सॉफ्ट इन द सेंटर है। और यहाँ जो ट्यूमर वाला केस होगा उसके अंदर है ना हमें ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा, वेट लॉस वगैरह, एज ज़्यादा होगी, ये सब कुछ दिखेगा। लेकिन ये हर्निया वाला इसके अंदर हमें है ना वो प्रोट्रूजन भी दिखेगा साथ साथ में। और इसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया तो फ्लैगमन भी आ जाएगा, ठीक है। अब इटियोलॉजी में हर्निया किस किस टाइप से अपन को ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। तो हर्निया एक तो मैकेनिकल, मतलब हर्निया हर्निया की वजह से ल्यूमन दब गया है, कोई हर्निया इस वाले इंटेस्टाइन में हर्निया था, इस वजह से ये ल्यूमन दब चुका है, ठीक है, ये वाला, तो इस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और दूसरा कि ये ल्यूमन है, ठीक है, ये बाहर ऐसे निकल गया हर्निया, और ये इनकासिट हो गया, यहाँ से बंद हो गया हर्निया। तो जो ये वाला था ना पूरा, हाँ, ये वाला पार्ट,
ठीक है, यहाँ से बंद हो गया पूरा, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ये दूसरा दो हो गया। मैकेनिकल कंप्रेशन ये वाला हो गया, और इनकार्सरेशन स्ट्रेंगुलेशन ये वाला हो गया, इनकार्सरेटेड। तो इनकार्सरेशन में क्या होता है कि ब्लड वेसल भी है ना, इनकार्सरेशन हो जाएगी उसका भी, उसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकता है इस वाले पार्ट का। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया, इसके अंदर क्लासिफिकेशन दो टाइप से होगा, स्ट्रेंगुलेटेड, नॉन स्ट्रेंगुलेटेड। स्ट्रेंगुलेटेड में है ना इश्कीमिया होने के चांस होते हैं, नॉन स्ट्रेंगुलेटेड में नहीं होते। और स्ट्रेंगुलेटेड इमरजेंसी है, नॉन स्ट्रेंगुलेटेड इमरजेंसी नहीं है। वर्कअप में क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, सीटी करेंगे, जो हमने पहले देखा था वही। ऑब्स्ट्रक्शन के देखने के लिए किस जगह पर है, साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए, और कोई अदर कॉज देखने के लिए। अब ब्लड टेस्ट हम कब करेंगे, ब्लड टेस्ट इश्कीमिया देखने के लिए अगर है ना, वो और इन्फेक्शन देखने के लिए। ये दो चीज़, अगर स्ट्रेंगुलेटेड है तो ये ज़्यादा चांस है कि इश्कीमिया और इन्फेक्शन होगा। और ट्रीटमेंट में हम डिकम्प्रेशन तो करेंगे ही, हर ऑब्स्ट्रक्शन में करते हैं। आईवी फ्लूइड्स ये भी हर ऑब्स्ट्रक्शन में और हर सर्जिकल ट्रीटमेंट में देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट देंगे क्योंकि इसको वॉमिटिंग वगैरह भी होती है। और अर्ली ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे अगर स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है तो। इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन ड्यू टू साइन ऑफ इस केस के अंदर स्ट्रेंगुलेशन इस्कीमिया, इसलिए अर्ली सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। और हर्निया रिपेयर हमें अगर है ना नॉन वायबल बाउल है, अगर है ना जो इंटेस्टाइन है उसका नेक्रोसिस हो गया, तो उसको है ना हम काट के निकाल देंगे, उसको हम बोलते हैं रिसेक्शन। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम क्या करेंगे, ऑपरेशन के बाद में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उनके लिए हम चेक करेंगे, टाइम टाइम पे फॉलोअप करेंगे पेशेंट को। और पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे उसे, मतलब कि वही आईवी फ्लूइड्स देंगे। और एंटीबायोटिक और पेन तो हम देंगे, वो तो पता ही है। उसका प्रोग्नोसिस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की हेल्थ कैसी रहेगी आगे जाकर ऑपरेशन के बाद में। तो कितना इस्कीमिया था उसको, और कितने टाइम लगा सर्जरी के लिए, और उसके अंदर कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन थे, तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा उसका प्रोग्नोसिस। ये केस नंबर 40। इस केस नंबर 40 में ये देखो, स्टूल और गैस रिटेंशन दे रखा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन है। और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अपन ज़्यादातर चांस अपन कैंसर मान के चल रहे कि कैंसर होने के चांस है, कि मोस्ट प्रोबेबली ये कैंसर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। और जो जो ये मास बन रहा है ना, कैंसर का भी है या फिर कोई और भी रीज़न है, उसकी वजह से जो है ना एब्डोमेन है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, राइट साइड की वजह से वो है ना शिफ्ट हो जा रहा है एब्डोमेन। ठीक है, डेंसली, और जो मास है वो डेंसली इलास्टिक कंसिस्टेंसी का है। और इस मास के ऊपर अस्कल्टेशन करने पे पेरिस्टालसिस नहीं सुनाई दे रहा है, तो हम सोचेंगे ये ट्यूमर है, क्योंकि अगर ये ल्यूमन होता कि हर्निया वगैरह होता तो इसके ऊपर पेरिस्टालसिस सुनाई देते हमें। तो ट्यूमर है, ट्यूमर का केस होगा। और ऑब्स्ट्रक्शन है, इधर भी अगर रेक्टम खाली है, ठीक है, एम्प्यूल ऑफ द रेक्टम इज एम्प्टी, तो ये भी हमें ऑब्स्ट्रक्शन बताएगा। और इस पेशेंट के अंदर जब हमने एनिमा किया ना, तो उसके अंदर है ना 400 ml का लिक्विड हमने डाला। तो है ना जब हम लिक्विड डाल रहे थे तो 400 ml से ज़्यादा लिक्विड नहीं जा पाया। इसका मतलब कि अगर इधर ये रेक्टम है, ठीक है, ये एनस है, इधर से हमने लिक्विड डाला तो 400 ml तक लिक्विड गया, उसके अंदर लिक्विड नहीं जा पा रहा है, उसका मतलब इधर ऑब्स्ट्रक्शन है, उसका लिक्विड वापस बाहर आ जाता है। तो ये टेस्ट हम इस चीज़ के लिए करते हैं। और ये देखो, ज़ेगलर माउंटफेल टेस्ट जो है ना क्वेश्चन में, इसमें क्या होता है कि हम कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, ये जो चीज़ दी हुई है ना सेम इसी टाइप से करते हैं कि 400 ml हम ये कुछ हमने लिक्विड ऊपर तक डाला, बाद में हम देखते हैं कि कहाँ तक गया है ये, उसका ऊपर हम इसका फ्लोरोस्कोपी करते हैं, मतलब इसकी इमेजिंग लेते हैं कि कहाँ तक गया। तो उससे हमें पता चलता है कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर यहाँ तक गया, इतना ऊपर तक चढ़ गया, मतलब इसके ऊपर का ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके ऊपर नहीं जा पाया तो इतना ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए इस टेस्ट को अपनी यूज़ करते हैं। तो इसका डायग्नोसिस है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉलोनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि ट्यूमर जेनेसिस है, ट्यूमर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है इसका। और इसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और ये वाला केस में इसका गैस भी नहीं निकल रहा था, ये सीवियर केस होना चाहिए। और एडिशनल मेथड्स दैट कैन बी यूज टू कंफर्म, एडिशनल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, और अगर जो ट्यूमर है उसका बायोप्सी, ये सब कुछ हम कर सकते हैं एडिशनल मेथड के अंदर। और सर्जन्स के, तो टैक्टिक्स डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ की, डिजीज़ किस लेवल पर है, किस स्टेज पर है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ कैसी है उस चीज़ के ऊपर। ट्रीटमेंट ऑप्शन में इंक्लूड, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर हम रिमूव कर देंगे। और डिकम्प्रेशन ऑफ द बाउल, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन में हम करते हैं डिकम्प्रेशन हर बार।
और स्टेंट लगा सकता है, अगर ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट है तो वहाँ पर स्टेंट लगा सकता है ताकि ऑब्स्ट्रक्शन हट जाए। ऑफ द ऑप्शंस फॉर सर्जिकल सपोर्ट में डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो सर्जरी हम किस किस में करेंगे? अगर अर्ली स्टेज है तो उसको अंदर हम लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करेंगे, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे, और अगर एडवांस स्टेज है तो ओपन सर्जरी करेंगे। और कॉम्प्लिकेशंस द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम क्या करेंगे? कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखेंगे कि है ना, सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, एनास्टोमोटिक लीक, ये लगभग हर केस में, हर सर्जरी में ये सेम रहता है। और सपोर्टिव मेजर्स में हम क्या करेंगे? फ्लूइड देंगे उसको, इलेक्ट्रोलाइट देंगे क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट वॉमिटिंग के लिए, और पेन मेडिकेशन, ये पेन के लिए देते ही है। और ये क्वेश्चन बता चुका वो एनिमा वाला पार्ट। ठीक है, इस केस नंबर 66 में सेकंड डे इन द हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल के जस्ट बाद में। ठीक है, सेकंड डे ऑफ हॉस्पिटल पे इसको नो कंप्लेन है, फिलहाल इसको नो कंप्लेन है, लेकिन जब एडमिशन इसका जब कराया गया था तो इसको स्टूल और फिस गैस इसका है ना एक्सक्रीट नहीं हो रहे थे। ठीक है, इनका रिटेंशन हो रहा था, मतलब इसको है ना इस टाइम पे इसको नो कंप्लेन, इस टाइम पे ही नॉर्मल था। लेकिन जब एडमिशन हुआ उस टाइम पे इसको है ना वो था, क्या नाम है, ऑब्स्ट्रक्शन था। तो ऑब्स्ट्रक्शन कभी आ रहा है कभी जा रहा है, क्योंकि इसका है ना, इसको हिस्ट्री है, 2 ऑपरेशन इसके हो चुके हैं। पहला इसका ऑपरेशन हुआ वो हुआ था अपेंडिसाइटिस का। ठीक है, उस और दूसरा हुआ इसका एडिसिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। पहले अपेंडिसाइटिस हुआ, उसके बाद में उस ऑपरेशन की वजह से इसको एडिशन हो गया था, उसके लिए वापस ऑपरेशन करना पड़ा। और फिर हर उसको एवरी 3-4 मंथ्स में उसको है ना ये सेम अटैक आते हैं इसके ऑब्स्ट्रक्शन के। तो इसको है ना बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिकरेंट, रिकरेंट एडेसिव ऑब्स्ट्रक्शन। एडेसिव क्योंकि है ना ऑपरेशन के बाद में हुआ, रिकरेंट क्योंकि ये बार कभी आ रहा है कभी जा रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। और इसके अंदर स्प्लैशिंग नॉइस नॉट डिटेक्टेड, ये है, ये अकेला केस है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये रिकरेंट वाला केस है कि इसमें कभी होगा कभी नहीं होगा, वो वाला केस है, इसलिए। इसमें भी देखो एक बार दे रखा है स्टूल एंड गैस रिटेंशन, इसलिए अपन इसको ये पता चला कि रिकरेंट है, और एवरी 3-4 मंथ्स के अंदर इसको होता रहता है। और ये नीचे वाले क्वेश्चन तो लगभग सेम रहेंगे दूसरे क्वेश्चंस की तरह, तो इसको अभी नेक्स्ट केस करते हैं। इसमें भी देखो सेम वही है, गैसेस डू नॉट गो अवे मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, एब्डोमिन इज इवनली सोलन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, परकशन टिम्पेनाइटिस ऑब्स्ट्रक्शन का केस, और स्प्लैश नॉइज ऑब्स्ट्रक्शन का केस, वीकली पॉजिटिव पेरिटोनियल सिम्टम्स मतलब कि क्या नाम है, पेरिटोनाइटिस का सिम्टम दिखा रहा है थोड़ा। एम्पुला इज एम्प्टी मतलब कि रेक्टम तक फीसिस नहीं गया, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन केस है। ल्यूकोसाइटोसिस है, डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए हैं, मतलब इसको इन्फेक्शन भी है। ठीक है, तो इसका जो स्प्लैश नॉइज़ है ना, ये स्प्लैश नॉइज़ जिस जगह पे होता है ना उस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इससे पहले अपना एक केस था, वहाँ पे एपिगैस्ट्रियम में स्प्लैश नॉइज़ था, तो वहाँ पे हमने गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन रखा था। यहाँ पे जो है ना स्प्लैश नॉइज़ है वो लार्ज इंटेस्टाइन के उधर दिख रहा है। ठीक है, वो भी लेफ्ट इलियक रीजन में। लार्ज इंटेस्टाइन लेफ्ट इलियक रीजन में क्या चीज़ होती है? वो होता है अपना रेक्टो सिग्मोइड कॉलन, मतलब लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उस जगह पे। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रेक्टो सिग्मोइड कॉलन का ऑब्स्ट्रक्शन है, और उसी वजह से ये सब कुछ सिम्टम आ रहे हैं। बाकी सब कुछ सेम रहेगा इन सब के नीचे वाले केसेस। अब हम करते हैं नेक्स्ट केस। इस पेशेंट की भी देखो ब्लोटिंग हो रही है, फ्लैचुलेंस हो रहा है, इसका मतलब नो स्टूल फॉर 3 डेज़, इसका मतलब ये ऑब्स्ट्रक्शन का केस है। ठीक है, और ये ग्रेजुअल हो इसको हो रहा है, जो भी ये सिम्टम आ रहे हैं ये ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे आया, तो अपन कैंसर की तरफ सोचेंगे। और बहुत सालों से इसको, तो ये कैंसर की तरफ, मतलब कुछ और सिम्टम नहीं आ रहा है, बस ऑब्स्ट्रक्शन वाला सिम्टम आ रहा है, तो हम कैंसर सोचेंगे इसके अंदर कि कैंसर हो सकता है। मतलब 100% नहीं कह सकते कि कैंसर है, लेकिन कैंसर हो सकता है, उसके ज़्यादा चांस है। ऑब्स्ट्रक्शन इसको 100% है, और मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू कैंसर। और स्प्लैशिंग नॉइज़ आ रहा है, और हाई पेट टिम्पेनी आ रहा है, ये सब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन बता रहा है। एब्डोमिनल स्वॉलन ये भी ऑब्स्ट्रक्शन बताया है, और रेक्टल एम्पुलाइज एम्प्टी ये भी हमें ऑब्स्ट्रक्शन बता रहा है। और इसमें देखो 350 ml तक का अपना अपना फ्लूइड डाल सकते हैं, उसके ऊपर नहीं डाल सकते, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ही पास में, लार्ज इंटेस्टाइन के बहुत ही पास में, तो वो भी लगभग सिग्मोइड कॉलन के करीब करीब का होगा ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो। ठीक है, इससे पता चल रहा है अपन को। तो है ना, ये जो फ्लूइड होता है ना, जितने ज़्यादा अंदर जाएगा उतना ऊपर होगा ऑब्स्ट्रक्शन, उतना प्रॉक्सिमल होगा, और जितना कम होगा उतना डिस्टल होगा। डिस्टल बोले तो एनस के पास में होगा, तो इसमें 350 ही जा रहा है, तो एनस के करीब से करीब होगा। या तो रेक्टो सिग्मोइड कॉलन है, या फिर सिग्मोइड कॉलन है, या फिर
लेफ्ट डिसेंडिंग कॉलम, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सिगमेंट कॉलन का कैंसर होगा। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन तो 100% है। बाकी नीचे वाले जो केसेस है छोटे वाले वो कॉमन रहेंगे पहले वाले क्वेश्चंस के जैसे। तो इस केस नंबर 95 है, इसके अंदर देखो लॉन्ग मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है, मतलब इसको भी वेट लॉस हो रहा है, इसका स्टूल और गैस डू नॉट गो अवे, मतलब इसका भी कॉन्स्टिपेशन का केस है, स्टूल और गैस पास नहीं हो रहे हैं, और कॉन्स्टिपेशन फॉर अ ईयर ये भी दे रखा है, मतलब ये ऑब्स्ट्रक्शन का पार्ट हो गया, ये ऑब्स्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। उसका पेरिस्टाल्टिस अब है ना, जो मास है ना, एक इलास्टिक मास दिख रहा है हमें राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, जो कि प्रोट्रूड नहीं कर रहा है, प्रोट्रूड कर रहा होता तो अलग पार्ट हो जाता कि बाहर निकल के आ रहा है उस टाइप से। इसके अंदर है ना इलास्टिक मास है जो हमें है ना पल्पेट हो रहा है, लेकिन ये जो मास है ना इसके ऊपर हमें पेरिस्टाल्सिस नहीं दिख रहे हैं, बाउल के ऊपर हमें पेरिस्टाल्सिस दिख रहे हैं, लेकिन ट्यूमर के ऊपर हमें पेरिस्टाल्सिस नहीं दिख रहे हैं, तो ज़्यादातर चांस है कि ये एक ट्यूमर का केस है। स्प्लैश नॉइज़ है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन है। हाइपरटिम्पेनी ये है ना पूरे एब्डोमेन में हाइपरटिम्पेनी, ये हमें बताता है कि है ना ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एब्डोमेन का, ये बाउल का, इसलिए। और रेक्टम इसका एम्प्टी है मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, और 300 ml तक गया है लिक्विड, इसका मतलब ये भी मतलब कि डिस्टल है, कि एनस के पास का कहीं का है ये ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसका भी डायग्नोसिस हम यही करेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्यूमरजेनेसिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्यूमरजेनेसिस, ये हम करेंगे इसका डायग्नोसिस। मेन तो ये वाला पार्ट है, ये जो लिखा है ना, इतना इतना पढ़ लेंगे तो अपने ये वाला केस लगभग सब कुछ समझ में आ जाएगा, डायग्नोसिस की कब कौन सा डायग्नोसिस अपन को लिखना है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो अपन बनाएंगे हर्निया के ऊपर।